नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर टिकट में भ्रष्टाचार का सनसनीखेज आरोप लग रहा है। जहां टिकट के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ा खुलासा किया। एसीबी ने मॉडल टाउन से आपके विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए और करीबी रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपके विधायक पर काउंसलर के टिकट के लिए 90 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी पर टिकट में भ्रष्टाचार का आरोप। क्या आम आदमी पार्टी में बेचे गए काउंसिलर के टिकट? क्या आप में काउंसिलर के टिकट की कीमत 90 लाख है? ये खबर दिल्ली में खलबली मचाने वाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खात्मे की सौगंध खाने वाली आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में कैश फॉर टिकट यानी टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं। ये है मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी। इन पर आरोप है कि इन्होंने एमसीडी चुनाव के लिए आपका टिकट दिलवाने के लिए पूरे 90 लाख रुपए घूस यानी रिश्वत मांगी। अखिलेश पति त्रिपाठी जो विधायक है आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से, और एक और विधायक जो है राजेश गुप्ता, उनके एवज पर, उनके बिहाफ पर किस प्रकार से 90 लाख रुपए डिमांड किए गए एक व्यक्ति के द्वारा प्रत्याशी बनाने के लिए एमसीडी चुनाव में, और उसका 35 लाख रुपए एडवांस लिया गया। और जब ये टिकट नहीं मिला तो उसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने शिकायत की है और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी है, और उसके आधार पर आज गिरफ्तारी हुई है अखिलेश पति त्रिपाठी के एक रिश्तेदार की, उसके अलावा उनके पीए की और एक और सहयोगी की, जिन्होंने रंगे हाथ पैसे लेते हुए और पैसे देते हुए पकड़े गए हैं। एसीबी के मुताबिक 55 लाख रुपए की घूस देने के बावजूद भी दावेदार को टिकट नहीं मिला, तो उसने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में जाकर सारा भांडा फोड़ दिया और 90 लाख रुपए में टिकट की डील के ऑडियो और वीडियो सबूत भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिए। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के करीबी ओम सिंह के अलावा शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी शामिल हैं। चलिए अब आपको एमसीडी में टिकट डील का पूरा सच दिखाते हैं, तो बेहद ध्यान से सुनिएगा। एसीबी की ओर से बताया गया है कि 14 नवंबर को दिल्ली के कमला नगर निवासी गोपाल खारी ने बताया कि 2014 से वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गोपाल के मुताबिक 9 नवंबर को विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कमला नगर के वार्ड नंबर 69 से टिकट दिलवाने की सिफारिश की, लेकिन इसके लिए विधायक ने 90 लाख रुपए रिश्वत मांगी। एसीबी के मुताबिक गोपाल खारी ने 35 लाख रुपए बतौर घूस अखिलेश पति त्रिपाठी को और 20 लाख रुपए वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता को दिए। बचे हुए 35 लाख रुपए टिकट मिलने के बाद देने की बात कही। 12 नवंबर को जब लिस्ट आई तो गोपाल की पत्नी का नाम नहीं दिखा। इसके बाद ओम सिंह ने गोपाल से संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिया कि अगले चुनाव में टिकट दिया जाएगा और रिश्वत की रकम लौटा दी जाएगी। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है कि आप कितने बड़े ब्रांड मास्टर और कितने बड़े नौटंकीबाज और कितने बड़े गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व हैं। उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं तो पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूँगा
कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। और अब सबसे चौंकाने वाला सच सुनिए। जैसे ही एसीबी को पता चला कि विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के लोग पैसे लौटाने आ रहे हैं, तो उन्होंने 15-16 नवंबर की रात जाल बिछाया। एसीबी के मुताबिक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब एसीबी की तरफ से जारी किए गए इस ऑडियो वीडियो को भी सुनिए। भैया 2 की गड्डी कम बता रहे हैं, तो 2,00,000 के दिए थे। ये काउंट कितने बता दो? ये 33 है। कल करा देंगे है भैया। अगर है ऐसा तो मैं कल तक दिखवा लेता हूँ। ऐसे चलो विधायक जी को बता देना कि 2 काम कम है, 33 लाख रुपए। एसीबी ने 33 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं और पूरे मामले में केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी का बवाल। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने एक उम्मीदवार के किडनैप होने का आरोप लगाया। केजरीवाल से लेकर गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी, राघव चड्ढा, सबने कहा उनके प्रत्याशी को किडनैप कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया कूदे, उन्होंने तो दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना देने का भी काम शुरू कर दिया। लेकिन जब आपके गायब प्रत्याशी कंचन जरीवाला सामने आए तो उन्होंने किडनैपिंग के दावों को धो डाला। देखते हैं किडनैपिंग के दावों का पूरा सच। गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच अचानक से एक खबर सबको हिला देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा करती है प्रचार के बीच से उसका एक उम्मीदवार किडनैप हो चुका है। जी हां, नाम है कंचन जरीवाला। वो सूरत के पूर्व विधानसभा सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी बवाल काटने लगती है। केजरीवाल ट्वीट करके लिखते हैं, सूरत ईस्ट सीट से हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनका पूरा परिवार लापता है। बीजेपी ने कोशिश की थी कि उनका नामांकन रद्द हो जाए, लेकिन उनका नामांकन रद्द नहीं हो सका था। बाद में बीजेपी ने उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव भी बनाया। क्या उनका अपहरण हुआ है? गुजरात में आपके सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने भी कहा कि कंचन जरीवाला के गायब होने के पीछे बीजेपी का हाथ है। राघव चड्ढा ने कहा कि आप प्रत्याशी को बीजेपी के गुंडों ने किडनैप किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो दिल्ली में सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना देने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से, भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहां पे हार के डर से वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। लेकिन कंचन जरीवाला के किडनैप की खबरों के बीच अचानक से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ, सूरत में नोडल ऑफिसर के दफ्तर में कंचन जरीवाला पेश होते हैं और अपना नामांकन वापस लेते हैं। से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है कंचन जरीवाला, वो यहाँ पर अपना नामांकन वापस ले लिए हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं, रोते हुए निकल रहे हैं। कंचन भाई क्यों वापस ले लिया आपने? क्यों कंचन भाई रास्ता में कंचन भाई क्यों वापस ले लिया आपने? लेकिन सस्पेंस अभी तक कायम था। क्या वाकई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का किडनैप किया गया? क्या आपके उम्मीदवार पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया? आखिर सच क्या है? आज तक की टीम सीधे कंचन जरीवाला के पास पहुंचती है और सीधा यही पूछती है कि क्या आपका किडनैप किया गया था। लेकिन कंचन जरीवाला ने आज तक के कैमरे पर किडनैप की बात से सीधा इनकार कर दिया। भाई नहीं दिया, मैं तो अपने खुद से मैं मानसिक तनाव में आ गया था। मेरा पारिवारिक फैमिली मैटर भी था और मेरा भाई के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैं अपने
सेटिंग करने के लिए मैं ये हिसाब से मैं बाहर चला गया था। ऐसा कुछ बीजेपी ने मेरे किडनैप नहीं किया है। अब सवाल यह है कि आपने किडनैप की बात क्यों कही? क्या आम आदमी पार्टी ने कंचन जरीवाला को लेकर झूठ बोला? क्या आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर गुजरात में बड़ा ड्रामा किया? हम आपको बता दें कि कंचन जरीवाला ने आज तक से कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में नामांकन वापस नहीं लिया है और न ही इसके लिए उनका या उनके परिवार का अपहरण किया गया था। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते उन्होंने नामांकन वापस लिया है। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सूरत ईस्ट की सीट पर एक डमी कैंडिडेट भी उतारा था और इस डमी कैंडिडेट का कहना है कि कंचन जरीवाला ने पैसे लिए हैं और वो बैठ गए हैं। कंचन भाई जो हमारे 159 पूर्व विधानसभा के जो उम्मीदवार है, उन्होंने कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी के गुंडों को लेकर प्रेशर में आके या फिर कहीं ना कहीं अपना सेटिंग बनाकर पैसों का ये कहीं ना कहीं ये बैठ गए और आज उन्होंने ऊपर जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। फिलहाल कंचन जरीवाला के सामने आने से किडनैप वाले ड्रामे का द एंड हो चुका है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात में चुनाव है, दिल्ली तक सियासी तनाव है, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर नेताओं के पर्सनल असेसमेंट्स क्या है? गुजरात चुनाव को लेकर पार्टियों का अपना अपना सर्वे क्या कह रहा है? चुनाव के सबसे बड़े मंच पंचायत आज तक पर गृह मंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। सीटों को लेकर पार्टियां, कैलकुलेटर उनका क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। गुजरात की चुनावी गर्मी चरम पर पहुंच रही है। बीजेपी का दम नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है अभी दिग्गजों का आना बाकी है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है। जो कुछ भी दिख रहा है उसके बीच सवाल ये कि अब की बार गुजरात आखिर होगा किसका? मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्डों को तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी। इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंचायत आज तक में अमित शाह ने रिकॉर्ड सीट और रिकॉर्ड वोट का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी के दावे किए। दावा ये भी कि अब की बार 125 सीटों पर जीत होगी। 77 सीटों से ज्यादा आएगी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। वैसे तो 77 सीटें आएंगी, आपको लगता है? पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है। आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है। पंचायत आज तक में जब दिल्ली के सीएम से उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल हुए तो उनका जवाब सुनिए। अरविंद जी, आपने पंजाब में लिखित में दिया था, क्या उस लेवल का कॉन्फिडेंस है आपको कि आप लिखित में, जैसा भविष्यवाणी कर दी थी ना आपने तो उस मुख्यमंत्री के बारे में कि वो सीट हारेंगे, ये वो, वैसा कॉन्फिडेंस है? पेपर और पेन मंगा लूं मैं? आप मंगा लीजिए, लेकिन क्या भविष्यवाणी होगी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर पेन मंगा लूं? हाँ, मंगा लीजिए। तो ये अब उन्होंने लिख भी दिया है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। उधर गुजरात के मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी है। उम्मीद विपक्ष की भूमिका निभाने तक ही शायद सीमित है, लेकिन अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में, जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर? 182 में से समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फैसला नहीं हुआ, 12 लड़ेंगे 20 लड़ेंगे, हाँ। मगर इसका फैसला करेंगे हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबुलीवाला साहब। जंग गुजरात की है। मुकाबले में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी ओर कौन? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस दौड़ से बाहर है। कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी के दावे खोखले हैं। किसके दावों में कितना दम है, ये 8 दिसंबर को हिसाब हो पाएगा। आज तक ब्यूरो। गुजरात के चुनावी अखाड़े से अब आपको उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लेकर चलते हैं, जहां डिंपल यादव चुनावी
दंगल में उतरी हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 26 वर्षों से कब्जा है। बीते 26 सालों में विरोधी पार्टियां मुलायम सिंह यादव के चरखा दाव का तोड़ अभी तक नहीं खोज पाई, लेकिन अब की बार मैनपुरी की लड़ाई दिवंगत मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की जंग बन गई। मैनपुरी में अखिलेश का बड़ा इम्तिहान है। क्या डिंपल को चुनाव जिताएंगे शिवपाल? एक तरफ बहू डिंपल, दूसरी तरफ शिष्य। मैनपुरी में बीजेपी का दांव, कौन जीतेगा चुनाव? क्या दिवंगत मुलायम सिंह यादव की विरासत बचा पाएंगी बहू डिंपल? इस सवाल का जवाब 3 तस्वीरों में छिपा है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर हैं, लेकिन जब डिंपल यादव ने पर्चा भरा तो वो नदारद थे। जब बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को टिकट दिया तो शाक्य ने खुद को शिवपाल का शिष्य बताया और अब मैनपुरी के चुनावी दंगल में शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश की वर्किंग स्टाइल पर चाचा शिवपाल अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। डिंपल के नामांकन के वक्त शिवपाल की गैरहाजिरी को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया था, लेकिन अब शिवपाल यादव लखनऊ से सैफई पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपने बड़े भाई अभय राम यादव से अकेले में बातचीत की। बड़ी बात ये कि इस बातचीत के बाद शिवपाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। शिवपाल यादव ने आज अपने समर्थकों के साथ इटावा में बैठक की। फैसला ये हुआ कि अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की 1-to-1 मुलाकात होगी और कुछ बातें तय होंगी। एक बात साफ हो गई कि अब शिवपाल यादव और उनका पूरा तंत्र डिंपल यादव के लिए पूरी ताकत लगाएगा, जोर लगाएगा। फिलहाल लगता यह है कि इस चुनाव में यादव कुनबा डिंपल यादव के लिए एक ही रहेगा। 26 वर्षों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मुलायम के जीते जी इस गढ़ में न बीजेपी सेंध लगा पाई और न ही बीएसपी, लेकिन अब बदले हुए समीकरणों के बीच कुछ भी कहना मुश्किल है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ तक कि डिंपल घर घर प्रचार कर रही है। पूरा यादव कुनबा मैनपुरी की जनता से मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांग रहा है। तो जहां पुरानी पीढ़ी इस बार साथ दे रही, वहीं नई पीढ़ी दोनों मिलकर के ऐतिहासिक मतदान से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। ये वही शाक्य हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं। रघुराज शाक्य मुलायम और शिवपाल दोनों को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। मैं जानता हूं 8 तारीख को मैनपुरी में बदलाव होगा, कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। बीजेपी ने शाक्य पर दांव लगाया तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली। प्लान के तहत मैनपुरी लोकसभा में आने वाली अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी विधानसभा, आदित्य यादव को जसवंत नगर और करहल, किसनी विधानसभा की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव को दी गई है, जबकि भोगन विधानसभा सीट की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को दी गई है। चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाया है। वजह है मैनपुरी का जातीय समीकरण। मैनपुरी लोकसभा में 4,25,000 यादव हैं। वोटरों के लिहाज से दूसरे नंबर पर 3 लाख शाक्य, वहीं 2,15,000 क्षत्रिय हैं। करीब 2 लाख के करीब दलित हैं और अगड़ी जातियां करीब 1.25 लाख के करीब हैं। मैनपुरी में जाति बड़ा फैक्टर है और यही फैक्टर हार जीत तय करेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के पूर्व साथी ओम प्रकाश राजभर अब परिवारवाद बनाम पिछड़ी जाति वाला नारा बुलंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी शाक्य को टिकट क्यों नहीं दिया, कश्यप को क्यों नहीं दिया, पाल प्रजापति को क्यों नहीं दिया, बिन को क्यों नहीं दिया, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को क्यों नहीं दिया? खाली अखिलेश जी का परिवार लड़ी। मैनपुरी में उपचुनाव की लड़ाई मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाए रखने की लड़ाई भी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव हर कीमत पर
डिंपल को जिताना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाकर बीजेपी परिवारवाद वाली सोच पर चोट करना चाहती है। दोनों पार्टियों ने जोर लगा रखा है, लेकिन फैसला मैनपुरी की जनता को करना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा, आज तक। चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा 8 दिसंबर को दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तार श्रद्धा के कातिल की अब बात करते हैं। कातिल आफ्ताब के दिल में दफनराज आज पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। क्या श्रद्धा मर्डर के पीछे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो का भी एंगल है? श्रद्धा हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया। क्या दूसरी लड़की के लिए श्रद्धा को मारा? डेटिंग ऐप से मिला मिस्ट्री गर्ल का सुराग। 35 टुकड़ों वाली डेट स्टोरी में नया खुलासा। मिस्ट्री गर्ल बोलेगी, सारे राज खोलेगी। आफ्ताब, श्रद्धा, मर्डर और वो लड़की। ये आफ्ताब है, वही आफ्ताब जिसके शातिर दिमाग में छिपे राज को उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का एंगल 360 डिग्री घुमाना पड़ा। शुरुआती पूछताछ में आफ्ताब ने पुलिस को यही बताया था कि श्रद्धा से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर कत्ल कर दिया, लेकिन फ्लैट की छानबीन और साइंटिफिक सबूतों ने आफ्ताब की झूठी थ्योरी पर पानी फेर दिया। पुलिस की जांच में नया एंगल सामने आ गया। दिल्ली पुलिस को पता चला है कि कई डेटिंग ऐप पर आफ्ताब ने अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। डेटिंग साइट के जरिए आफ्ताब एक और लड़की के संपर्क में था। मुमकिन है वही लड़की आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड हो। अगर दूसरी गर्लफ्रेंड की थ्योरी को आगे बढ़ाएं तो मुमकिन है हत्या की वजह वो लड़की हो सकती है। यानी श्रद्धा को छोड़कर आफ्ताब दूसरी लड़की से पींगे बढ़ा रहा था और जब श्रद्धा ने विरोध किया तो फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत उसे रास्ते से हटा दिया। सूत्रों के हवाले ये पता चला है कि बम्बल के अलावा और भी कई सारे ऐसे डेटिंग एप्स हैं जिसमें आफ्ताब एक्टिव थे। अभी दिल्ली पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टेक्निकल जो एनालिसिस है उस पर डिपेंड कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए क्या एक से ज्यादा और महिलाओं से वो बातचीत कर रहे थे जिस टाइम पे उन्होंने इस पूरे जुर्म का अंजाम दिया। क्या ये पॉसिबल है कि अन्य कई और महिलाएं उस फ्लैट में गए जब श्रद्धा की बॉडी पीसेस उस फ्रिज में मौजूद थे? ये पूरी जानकारी जो मिलने के लिए दिल्ली पुलिस अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मर्डर के मोटिव को और क्लियर कर देगा दिल्ली पुलिस के सामने। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब किसी पेशेवर क्रिमिनल की तरह जांच टीम को गुमराह कर रहा है। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ और। 3 दिनों की पड़ताल के बाद भी पुलिस आफ्ताब से ये नहीं उगलवा पाई कि हत्या में इस्तेमाल आरी कहाँ है, श्रद्धा का गायब हुआ मोबाइल कहाँ है। यानी आफ्ताब लगातार पुलिस टीम को गुमराह करने में जुटा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब इस शातिर कातिल के दिमाग को पढ़ने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है ताकि पता चल सके कि श्रद्धा के मर्डर का मोटिव क्या है। कातिल दुनिया के सामने है और उसने कबूल भी कर लिया है कि कत्ल को उसी ने अंजाम दिया है। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही पेचीदा भी, क्योंकि अदालत में कातिल साबित करने के लिए पुलिस को सबूतों की जरूरत होती है और सबूतों के नाम पर सबसे अहम आलाए कत्ल पुलिस के पास नहीं है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें एक साथ आफ्ताब से लगातार पूछताछ कर सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। अब तक पुलिस कई बार आफ्ताब के फ्लैट को खंगाल चुकी है। यहाँ तक कि जंगल में बीते 3 दिनों से श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को खोजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला है कि आफ्ताब ने कमरे में श्रद्धा का गला घोटा और बाथरूम में आरी से उनकी बॉडी के 35 टुकड़े किए थे। यहाँ तक कि टुकड़े करते वक्त शावर को ऑन रखा ताकि पानी के साथ खून बह जाए और तो और हत्या के बाद पूरे घर को एसिड से साफ किया। यहाँ तक कि उस फ्रिज को भी कई बार केमिकल से साफ किया। हालांकि पुलिस को घर के किचन में खून का एक स्पॉट मिला है, लेकिन वो स्पॉट किसका है ये फोरेंसिक जांच के बाद ही साफ होगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वारदात को 6 महीने गुजर चुके हैं और क्राइम सीन से कातिल ने तमाम सबूत और सुराग मिटा दिए हैं। के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।